अस्सलाम वालेकुम जी। आई गेस लास्ट टॉपिक हमने इलाहाबाद एड्रेस का किया था या इलाहाबाद एड्रेस से आगे भी हम मूव हुए थे? ठीक हो गया। अब जो आगे की डेवलपमेंट्स हैं, अब जो आगे की डेवलपमेंट्स हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। पहले तो एक ब्रीफ ओवरव्यू 1930 से लेके 1937 तक की जो डेवलपमेंट्स उनको देख लें, फिर फुल फ्लैज 2 टॉपिक्स हम देखेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड लाहौर रेजोल्यूशन। पहले तो एक ब्रीफ ओवरव्यू उन डेवलपमेंट्स का जो 1930 से 37 तक हुई, जिनमें ये प्राइमरीली 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं और दूसरा 1935 एक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली तो वी न्यू दिस थिंग दैट 1927 में जब पहली दफा साइमन कमीशन इंडिया आया, उससे ऑनवर्ड जितनी भी डेवलपमेंट है, तो ब्रिटिश का तो एक ही पर्सपेक्टिव है ना, ब्रिटिश वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म्स, दैट्स इट। ब्रिटिश तो न्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और जब उनके साइमन कमीशन को चैलेंज किया गया तो ब्रिटिश ने इंडियंस को कहा जी आप बताएं क्या चाहिए, जिसके जवाब में फिर नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस में फिर 14 पॉइंट्स आए। जब ये सारा डेडलॉक क्रिएट हुआ तो इंडिपेंडेंस का स्लोगन रेज कर दिया गांधी ने और गांधी के इंडिपेंडेंस के रिस्पांस में इलाहाबाद एड्रेस आया। सो असल में तो ये जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो 1927 के साइमन कमीशन की कॉन्टिन्यूटी है। सो उसके कॉन्टेक्स्ट में सही है जी। सो जनाब, फिर ऐसा है, अच्छा जी स्क्रीन नजर आ रही है जी? जो ये स्क्रीन है इस वक्त और मेरी आवाज क्लियर है, स्क्रीन नजर आ रही है जी? ठीक। तो असल में तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं उस एस्पेक्ट के साथ कि जो साइमन कमीशन, तो ब्रिटिश तो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं रिफॉर्म्स और ये इंडिया के लीडरशिप पता नहीं किस तरफ निकल पड़े हैं भाई। सो व्हाट दे डिड, दे इनवाइटेड ऑल मेजर लीडरशिप टू लंदन, कि लंदन आओ भाई सारे, और लंदन आके बैठ के बात करते हैं कि कैसी रिफॉर्म्स चाहिए। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 12 नवंबर से 1930 19 जनवरी 1931 तक चली है। इसमें टोटल 57 डेलीगेट्स थे जी। सही जी। इन 57 में से 18 मुस्लिम्स थे, बाकी दूसरे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें डिस्कस हुई जो मुसलमानों के बड़े फायदे में थी। मसलन इंडिया एक फेडरेशन होगा जी, इंडिया में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी जी, सिंध सेपरेट प्रोविंस बनेगा जी। सही।
33% सीट्स मुस्लिम्स को दी जाएंगी। ये कुछ चीजें जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुई, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस उसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तो किया। सो ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा इशू था कि अगर वो इसको पास कर देती फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो और ज्यादा प्रोटेस्ट कर देगी, डिमॉन्स्ट्रेशन कर देगी इंडिया में। सो इसके लिए यूज किया जाता है neither a success nor a failure। बट ये रियलाइजेशन इससे डिड्यूस हुई कि अनलेस एंड अनटिल इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड नॉट पार्टिसिपेट, तो इंडिया के फ्यूचर के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ मेजॉरिटी पार्टी। कीपिंग इन दिस एस्पेक्ट, इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम देखते हैं कि जनवरी के मंथ में 25 जनवरी 1931 गांधी अर्बन पैक्ट साइन हुआ जी। गांधी अर्बन पैक्ट, Irwin was Governor General of India, Viceroy, गांधी was President of Indian National Congress। और इस पैक्ट में फिर कांग्रेस एग्रीड कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम फिर देखते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुई। सही, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये इमीडिएटली बाद इनके दरमियान डायलॉग शुरू हो गया 25 जनवरी से, और रिजल्टेंटली ये फिर मार्च के महीने में, ठीक है बात, प्रॉपर जो आप कह लें कि पैक्ट साइंड हुआ, दैट वाज ऑन 5th of March 1931। लेकिन जैसे कंक्लूड हुए तो इनके दरमियान डायलॉग शुरू हो गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, इसमें पार्टिसिपेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, बिल्कुल किया। बट गांधी की एक स्पीच है, और ये स्पीच ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको गूगल कर लें, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी की स्पीच, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है। इस स्पीच में गांधी ने कहा जी हमें तो चाहिए फ्रीडम, हमें तो चाहिए इंडिपेंडेंस, हमें रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें आजादी दो, हम अपनी रिफॉर्म्स खुद ले आएंगे। इस एक स्पीच ने पूरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को फेल कर दिया, फ्लॉप कर दिया, पूरी की पूरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट स्टिल डायलॉग तो होते रहे, बातचीत होती रही। सही जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड जिन्ना, इनको एक बात मालूम थी कि ब्रिटिश पिछली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन चीजों को मान गए हैं, अब तो जो भी अगली रिफॉर्म्स आएंगी इनमें ये तो जरूर होंगी, तो अब और भी कुछ मांगा जाए। तो जिन्ना एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनको ये फियर था कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल प्रोविंसेस, उसमें इंडियन नेशनल गवर्नमेंट की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। सो इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की पावर को कैसे रोकना है, तो इसके लिए बहुत खूबसूरती के साथ जिन्होंने माइनॉरिटीज के राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, इनको क्लेम बनाना शुरू हो गया कि जिस तरह मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 में मिले, जिस तरह सिख कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1919 में मिले, इसी तरह जो अदर माइनॉरिटीज हैं इंडिया की, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स आएंगी उनमें दिए जाएं। और इस जमाने में अनटचेबल्स, जिनको आप अछूत कहते हैं, कि इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं। एंड ब्रिटिश वर क्वाइट सिंपैथेटिक कि हाँ यार इनको भी मिलने चाहिए, अगर बाकियों को मिल रहे हैं तो इनको भी मिले, ताकि सबको उनके पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। हाउएवर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को फिर लेबल किया जाता है फेलियर,
क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू कोऑपरेट कि जी ठीक है, पार्टिसिपेट करने की बात हुई थी, हम आ गए एज पर द गांधी अर्बन पैक्ट। पार्टिसिपेशन की बात हुई थी ना कि शिरकत करेंगे, हमने शिरकत कर ली, लेकिन शिरकत करके हम अपना मौकफ दे रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। आफ्टर द फेलियर ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश डिसाइडेड कि भाई ये 1927 से लेके टिल डेट 1932 आ गया, इन 5 सालों में हमें बहुत टफ टाइम दे रहे हैं इंडियंस। इनका मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, किस किस को मनाएं, किस किस को साथ लेके चलें। सो एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था इनका जिसका नाम है रैमसे मैकडोनाल्ड। उस वक्त रैमसे मैकडोनाल्ड केम अप विद एन अवार्ड जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। इस कम्युनल अवार्ड के जरिए ही डिसाइडेड कि भाई इनके मसाइल हल करो। सो यानी जो भी नेक्स्ट रिफॉर्म्स आएंगी, नेक्स्ट एक्ट आएगा, नेक्स्ट रिफॉर्म्स आएंगी, उनमें कम्युनल अवार्ड के पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड होंगे। कम्युनल अवार्ड में 33% सीट्स मुस्लिम्स के लिए अलाउ होगी, सिंध की सेपरेशन अलाउ होगी, एनडब्ल्यूएफपी में रिफॉर्म्स अलाउ होगी, बलूचिस्तान में नहीं की, एनडब्ल्यूएफपी में कर दी। सही है जी। प्रोविंसेस में माइनॉरिटीज की सीट्स फिक्स कर दी गई। ये मसला ही हल करो कि ये तो बाइंडिंग है जी सब पे, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इनमें पॉइंट्स में आप देख लेंगे ज्यादातर मुस्लिम्स को फायदा नजर आ रहा है। और साथ ही इसमें मुस्लिम्स, सिख एंड अनटचेबल्स, इन सब का सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी इंश्योर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम देखते हैं कि गांधी ने इसका को रिस्पॉन्ड कैसे किया। गांधी ने इसको रिस्पॉन्ड किया भूख हड़ताल करके, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक का मकसद क्या था कि देखें जी, पहले हम क्लेम करते थे कि वी आर ऑल इंडियंस, हम में से मुस्लिम्स को सेपरेट कर दिया गया अलहदा वोटिंग राइट्स देके, फिर सिखों को हमारे से सेपरेट कर दिया गया अलहदा वोटिंग राइट्स देके। अब हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही जो पॉपुलेशन है जिसको आप अनटचेबल्स कहते हैं, उनको भी अलहदा कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल के फलसफे पे चल रहे हैं। ये वो क्लेम जो ये 1905 में भी यूज करते थे। तो ऐसे क्लेम्स से, यानी इस तरह की डेवलपमेंट से, तो इंडियंस, एक सिंगल इंडियन यूनिटी हो ही नहीं सकती। इंडिया टूट रहा है और मैं उसके लिए भूख हड़ताल करता। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर टोटल इंडिया में 25% मुस्लिम्स थे टोटल आबादी की। अलाहाबाद एड्रेस अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है अलाहाबाद एड्रेस, तो अलाहाबाद एड्रेस में एज ऑफ 1930 इकबाल कितनी पॉपुलेशन बताता है जी इंडिया की, कि इंडिया की टेंटेटिव पॉपुलेशन इतनी है। क्यों जी? मेंशन्ड है उसके एड्रेस में 32 मिलियन। देखें, जो बात मैं क्लास में बता जाऊँ ना कि ये चीज जरूरी है, इसको पढ़ लें, तो उसको कोशिश करें कि पढ़ लें। वरना आपका ही नुकसान है, मेरा तो कोई इशू नहीं। यानी इसका मतलब हुआ कि लगभग 8 मिलियन तो इंडिया में मुस्लिम हैं। ठीक है जी। और मजे की बात यह है, इतनी ही पॉपुलेशन इंडिया में अनटचेबल्स की है, अछूत, दलित।
यानी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 8 मिलियन अनटचेबल्स भी हैं। अब अगर 8 मिलियन को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया जिस तरह इनको मिल गया हुआ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट, उसकी स्ट्रेंथ तो टूट गई ना जी। इसकी एक केस स्टडी बड़ी मजेदार है, बहुत मजेदार केस स्टडी कि कम्युनल अवार्ड 1932 का ये कहता है की असेंबली, यानी आबादी के लिहाज से ज्यादा सीटें दी गई मुसलमानों को। हालांकि यूपी में मुसलमानों की पॉपुलेशन थी सिर्फ 14% पॉपुलेशन थी, टोटल यूपी की आबादी का 14%, यानी सीटें तो ज्यादा मिली। लेकिन यूपी में अनटचेबल्स, टोटल हिंदू पॉपुलेशन, ठीक है जी, उससे उसकी 25% पॉपुलेशन, तो इनको भी सेपरेट सीट्स मिलेंगी। गो के मिली नहीं, क्योंकि अनटचेबल्स ने गांधी के साथ अलायंस बना लिया बाद में, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। सही है जी। तो उसमें पूना पैक्ट तो हो गया, गांधी की भूख हड़ताल की वजह से अनटचेबल्स ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का राइट सरेंडर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक की उस वक्त के अनटचेबल्स ने, लेकिन गांधी की भूख हड़ताल की वजह से सरेंडर कर दिया। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो इट मींस कि 14% आबादी को अगर 66 सीट्स मिल रही हैं, तो 25% आबादी को मोर देन 66 सीट्स मिलनी थी ना। और अगर 66 भी हम लगा लें तो इट मींस कि 132 सीट्स तो सिर्फ मिल जानी थी मुस्लिम्स और अनटचेबल्स को आउट ऑफ द टोटल असेंबली ऑफ 228, और 228 का हाफ 114, मतलब सिर्फ मुस्लिम्स और अनटचेबल्स ही मिलकर यूपी में गवर्नमेंट बना सकते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो फ्यूचर ही बिल्कुल डार्क हो जाना था। तो इसीलिए तो भूख हड़ताल हुई। नेवरदलेस इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काफी हद तक मुस्लिम्स के प्रॉब्लम्स का सलूशन बन आ गया। मतलब बंगाल में जी टोटल सीट्स 250 होंगी, मुस्लिम्स की सीट्स 119 होंगी। पंजाब टोटल सीट्स 175 होंगी, मुस्लिम्स की 86 होंगी। सिंध जो नया सूबा, उसमें नई असेंबली बनेगी, उसमें 60 होंगी, मुसलमानों की 34 होंगी। NWFP 50 सीटें होंगी, मुसलमानों की 32 होंगी, 36 होंगी। इस तरह आसाम टोटल सीट्स 108 होंगी, मुसलमानों की 34 होंगी। इसी तरह बॉम्बे टोटल सीट्स 175 होंगी, मुसलमानों की 30, क्योंकि बॉम्बे में मुसलमानों की माइनॉरिटी, सिंध अलग हो जाएगा तो बाकी बॉम्बे में तो माइनॉरिटी हो जाएगी। इसी तरह यूपी 228, 66, यानी नियरली, ये जो मेजर प्रोविंसेस हैं, नियरली इन ऑल प्रोविंसेस, ठीक है जी, नियरली इन ऑल प्रोविंसेस मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में जहां जहां वो माइनॉरिटी में उनको सीटें ज्यादा मिलेंगी, और जहां जहां वो मेजॉरिटी में उनको थोड़ा बहुत सरेंडर करना पड़ेगा। ये फार्मूला जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया कम्युनल वार्ड में, डू यू रिमेंबर कि ये फार्मूला पहली दफा किसने दिया था? दैट माइनॉरिटीज विल गेट मोर सीट्स इन कंपैरिजन टू इट्स पॉपुलेशन। जिन्ना ने दिया था। कब दिया था? लखनऊ पैक्ट में दिया था। सो वो चीज जो 1916 में जिन्ना इंडिया में लाना चाह रहा था, वो ब्रिटिश को वेटेज फार्मूला, वो ब्रिटिश को 1932 में समझ आया कि इंडिया में किसी एक पार्टी की हेजिमनी नहीं बनानी, इंडिया को बैलेंस रखना। अच्छा, जहां तक बात है ना जी 33% वाली, तो ये सेंटर की बात है।
सेंट्रल असेंबली की बात है कि 33% मुसलमानों को मिलेंगी, वो सेंटर की असेंबली की बात है। अब सेंटर की असेंबली में सीटें कितनी होंगी वो तो तय होगा जब अगला एक्ट आएगा उसमें। सो इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी हमने कम्युनल अवार्ड दे दिया है और ये बाइंडिंग है, सब मानेंगे, अब आ जाओ जी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाते हैं ताकि अब इंडिया के फाइनल सोल्यूशन को निकाल लें। सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगेन ये फेलियर का शिकार हो। और इसके बाद फिर मेरे जैसे एक अक्लमंद आदमी ने ब्रिटिश को मशवरा दिया कि यार इनसे पूछो मत, डायलॉग ना करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी रिफॉर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस कर दो। क्या चाहते हो तुम? कहते न्यू एक्ट लाना चाहते हैं, जिस तरह 1892 का एक्ट आया, फिर 1909 का आया, फिर 1919 का आया, अब हम एक न्यू एक्ट चाहते हैं। तो न्यू एक्ट के लिए फिर 1932 से 35 तक ब्रिटिश ने खुद ही तमाम डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं 1935 एक्ट। इंडिया का आखिरी एक्ट है। आज भी इंडिया और पाकिस्तान में काफी प्रोविजंस और बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का दोनों कंट्रीज के, वो 1935 के एक्ट के मुताबिक ही चल रहा है। इससे वाहिद नहीं है हम दोनों कंट्रीज। ठीक हो गया जी। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं क्लास हूँ, 7:30 बजे फ्री हूँ। इस पे आवाज नहीं आ रही फरूक, 7:30 बजे कॉल करता हूँ मैं। अब ये इंडियन एक्ट 1935 ये क्या है? अभी तक तो, आज तक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे नहीं पूछा गया, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पूछ लेते, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए स्टूडेंट। देखें जी, एक होगी इंडिया की एग्जेक्टिव, एक होगा इंडिया का लेजिस्लेचर। सही है जी। इन्हीं दो चीजों पर पिछले एक्ट्स में हम देखी जा रहे हैं ना जी। एग्जेक्टिव इंडिया का गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय एक ही बंदा, आपको पता है। इस ये एग्जेक्टिव हेड होगा इंडिया का। इसके नीचे 3 ब्रिटिश होंगे जी, चांसलर्स, 3 ब्रिटिश चांसलर्स। ये 3 ब्रिटिश चांसलर्स 3 डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। एक डिफेंस को देखेगा, एक फॉरेन अफेयर्स को देखेगा। सही है जी, समझ आती है जी। और एक आपकी बाकी जो कस्टम्स और करेंसी के मामलात हैं उनको देखेगा। ये फॉरेन अफेयर्स वाला ही ट्राइबल अफेयर्स को भी देखेगा। बस ये 3 चांसलर्स, ये इनके डिपार्टमेंट्स हैं जी, बस। इन एडिशन टू दीज 3 चांसलर्स 10 मिनिस्टर्स, जिनको वर्ड दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 10 मिनिस्टर्स होंगे, ये इंडियंस होंगे। ये बाकी जितने भी वफाकी हुकूमत के जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन 10 को ये देखेंगे। सो ये 13 की टीम होगी जो गवर्नर जनरल के अंडर इंडिया की एग्जेक्टिव बॉडी होगी। ये तो अच्छी बात। मसलन अगर हम 1919 का एक्ट देखें तो उसमें 5 ब्रिटिश थे और 3 इंडियंस थे, अगर आपको याद हो तो ये तो अच्छा हो गया। ब्रिटिश कम हो गए, अब इंडियंस बढ़ गए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर इसी तरह इंडिया का लेजिस्लेचर बाय कैमरल होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 1919 का भी बाय कैमरल ही था। अब लेकिन इनके नाम बदल दिए। एक का नाम रख दिया गया
फेडरल असेंबली और दूसरे का सेनेट। जी ठीक है जी। फेडरल असेंबली 375 की होगी, सेनेट 260 की होगी। सेनेट के मेंबर्स कहां से आएंगे? सूबों की असेंबलियों से। फेडरल असेंबली के मेंबर कहां से आएंगे? इलेक्शन होगा। इन 375 में से 250 सीट्स इंडियंस की होंगी, इस पे इलेक्शंस होंगे पूरे इंडिया में। बाकी 125 कौन है अभी हमें नहीं पता, अभी देख लेते हैं। इन 260 में से 156 इंडियंस होंगे, जो इंडिया के 11 प्रोविंसेस से इनमें डिवाइड हो गई, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, वहां से ये सेनेटर्स आएंगे इंडिया के 11 सूबों से। सही है जी। 104 कौन होंगे हमें नहीं पता, अभी देख लेते हैं। इन 250 में से 33% सीट्स मुस्लिम्स की होगी। इन 156 में से भी 33% सीट्स मुस्लिम्स की होंगी। यही तो आप चाहते थे कि वफाक में, सेंट्रल असेंबली में 33% मुस्लिम्स हो। पिछले एक्ट्स में जब हम देखते हैं कि इंडियंस के अलावा जो रिमेनिंग सीट्स हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है जी? रिमेनिंग सीट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है जी पिछले एक्ट्स में? कि ये तो इंडियंस की सीट्स हो गई और बाकी ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो क्या ये भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे? नहीं, इस दफा इनको नाम दिया गया इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये भी इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लगभग इंडिया में टेंटेटिवली 600 के करीब राजे महाराजों की जो रियासतें हैं ना जी, वो भी अब अपनी नुमाइंदगी इस असेंबली में करवा सकेंगे। सही है जी। तो उनकी नुमाइंदगी भी आ जाएगी, जो इलेक्टेड नहीं होंगे, जो इंडियन स्टेट्स हैं, वो एमिकेबली अपने नाम हमें दे देंगे अपने नुमाइंदों के। वो 125 हम ले लेंगे, ये 600 अपनी एक अलग मीटिंग बुलाएं, उसमें डिसाइड कर लें कौन से नाम होंगे, वो हमें दे दें। और यूं ये ऑल इंडिया लेवल की असेंबली होगी, इसमें कोई ब्रिटिश नहीं होगा, कोई सरकारी ओहदेदार नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये फेडरल पार्ट 1935 के एक्ट का, ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, ये कभी भी इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ। फेडरल पार्ट ऑफ 1935 एक्ट वफाकी, ये कभी इंडिया में अप्लाई ही नहीं हुआ। इसके लिए कभी इलेक्शन ही नहीं हुए, कभी नहीं। 1947 तक नहीं हो सका ये। क्यों नहीं हो सका? उसकी वजह ये कि इन इंडियन स्टेट्स ने रिफ्यूज कर दिया। कुछ थोड़ी बहुत ने अलाउ किया, बाकी मेजॉरिटी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस तरह, तो अगर हम इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे फिर हमारी अलहदा सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी राजे महाराजे की, हम नहीं हिस्सा बनते इसका। साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इस पे इशू था कि 280 की असेंबली में 33% मुस्लिम हो जाएंगे, तो बाकी सारी सीटें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो नहीं है, सिखों की भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है। सो ये बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को दीवार से लगाने की कोशिश है ताकि हमारी मेजॉरिटी ना बन सके। तो ये पार्ट तो कभी अप्लाई नहीं हुआ इंडिया में, ये इसका फेडरल पार्ट है। जैसा कि आपको बताया पहले, बहुत पहले मैं बता दिया था कि जुडिशरी को लेके कभी भी किसी भी जगह ब्रिटिश ने कोई इंडियंस को प्रोविजन नहीं दी, जुडिशरी को हमेशा अपने हाथ में रखा। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविंशियल पार्ट भी है। प्रोविंशियल पार्ट ये है कि 11 प्रोविंसेस हैं इंडिया में। अब 11 सूबे। 11 सूबे कौन कौन से हैं? पंजाब है, NWFP है, सिंध है। सही जी। एक तरफ ये 3, फिर बीच में यूपी, CP, मद्रास
उड़ीसा, बिहार, बॉम्बे, ये 6 सूबे। और फिर ईस्ट ऑफ इंडिया में बंगाल एंड आसाम। सो ये मिला के 11 सूबे इंडिया में एज ऑफ 1935 एक्ट। ठीक है जी, ये लिख दिया हुआ जी, 104 इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स बता दिया। सो जनाब, अब इशू कहां पे डेवलप होना है जी? अब इशू डेवलप ये है कि जी इन 11 सूबों में तो चलो इलेक्शन कराओ, अगर फेडरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इन 11 सूबों में तो इलेक्शन कराओ, ताकि इन 11 सूबों के लिए प्रोविंशियल पार्ट में लिखा था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, सूबाई खुद मुख्तारी 1935 के एक्ट में दे दी गई। ये भी तो लखनऊ पैक्ट में मौजूद था। यानी जो चीज शुरू में ब्रिटिश ने नहीं दी, बाद में देनी पड़ी उनको, सूबाई खुद मुख्तारी। सो इन 11 सूबों में इलेक्शन करवाओ और इतनी देर में इन स्टेट्स को मनाने की कोशिश करो। सिंपल। इन्हीं 11 प्रोविंसेस में होने वाले इलेक्शंस को आप 1937 के इलेक्शंस कहते हैं, और इन्हीं इलेक्शन से बनने वाली जो हुकूमतें हैं उनको आप कहते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। सूबों में 11 में से 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट्स बन गई इन्हीं 1937 के इलेक्शंस। सो ये बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट है जो 1930 से 37 तक की डेवलपमेंट्स को समझना, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हुकूमतें बनी है 1937 के इलेक्शन में यकदम नहीं बन गई। इससे पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि एक साथ इलेक्शन हुए सारे सूबों में, एक साथ ही सब कुछ चल गया। ये 35 के एक्ट के प्रोविंशियल पार्ट के मुताबिक। सही है जी। यहीं पे कर ले। जब 1937 के इलेक्शन हुए, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, तो इसमें इसी चार्ट पे हम आपको बना के दे देते हैं कि पंजाब में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, ना मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी। यहाँ एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट, प्रो ब्रिटिश थे, हिंदू मुसलमान सिख मिलके प्रो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी आप उसको कह सकते हैं, उसकी हुकूमत बनी। सही है जी। एनडब्ल्यूएफपी में कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट बनी जी, लेकिन ये कोलिशन, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल है। सिंध में भी कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट बनी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उस गवर्नमेंट का हिस्सा है। यूपी में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उड़ीसा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट, बिहार बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट। सही है जी। मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट। सीपी एंड बिहार, यहां पर भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन उस कोलिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहां पे भी कोलिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल है। समझ आ रही जी। बंगाल में ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यहां किसान पार्टी, लोकल पार्टी थी किसान पार्टी, उसकी गवर्नमेंट बनी, लेकिन इस किसान पार्टी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रिलेशन थोड़े से बेहतर थे। आसाम में इनिशियली कुछ अरसे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी आसाम में, पहले 3-4 महीने के लिए, फिर यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया और यहाँ पर भी फिर एक कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट बन गई। सही है जी। सो जनाब, एज पर 1935 एक्ट
इलेक्शन हुआ प्रोविंशियल पार्ट के। 8 सूबों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट 1937 में बन गई। और फिर ऑनवर्ड्स इस आसाम में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो यहां पे भी जो कोलिशन बना उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई। यानी टेक्निकली 9 सूबे इंडिया में ऐसे थे कि जिनमें वन वे और दी अदर इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूद थी हुकूमती हलकों में, 11 में से। अब नेशनल लेवल का तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस असेंबली का इलेक्शन तो उसी वक्त होगा जब ये लोग मानेंगे। तो सूबों की इस रिजल्ट की बुनियाद पे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि देयर इज वन पार्टी इन इंडिया, इंडिया की एक ही पार्टी और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेहरू ने क्लेम कर दिया देयर आर 2 पार्टीज इन इंडिया, इंडिया में 2 पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिश। एक अंग्रेज है जिनको हमने यहां से भगाना है, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस। और तो कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट बता रहा है मेजॉरिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। तो हमें मुख्तलिफ सूबों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमतें बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। अब इन सूबों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अब जरा माइंडसेट देखें ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिलीव है कि इंडिया में एक सिंगल पार्टी ही इंडिया को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। सही है जी। एक यूनी नेशनलिज्म होना चाहिए पूरे इंडिया का, एक नेशनलिज्म, एक आवाज, ताकि हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा सकें। सही। ये जो सेपरेट कोटा सिस्टम है, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में एडमिशंस, क्योंकि एडमिशन में भी कोटा होते थे, हिंदुओं का कोटा, मुसलमानों का कोटा, सिखों का कोटा, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में होते थे। ये जो सेपरेट को, और फिर खुद ब खुद वोटिंग राइट्स में भी, ये जो जितने सेपरेट कोटाज हैं, ये एक कौम बनने की राह में रुकावट है जी। ये हमें एक कौम नहीं बनने देंगे जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। एक कौम, एक आवाज, एक पार्टी, तभी हम इंडिया की आजादी हासिल कर सकते हैं। यह अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मौकफ, और इस मौकफ को अब रियलाइज करने के लिए जो एफर्ट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 8-9 सूबों में करेगी, उससे जाहिर है मुसलमानों की जॉब्स भी खतरे में पड़ेंगी, मुसलमानों की एजुकेशन यानी कि स्कूलों कॉलेजों में एडमिशंस भी खतरे में पड़ेंगे, वोटिंग राइट्स का भी खतरा पड़ेगा। तो जो कुछ 1937 से 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, इसका इम्पैक्ट असल में उसने मुस्लिम्स को ये रियलाइज करवाया कि 1906 से हमारे लीडर्स जो कह रहे थे ना जी, मुस्लिम लीडर्स, वो ठीक कह रहे थे। क्योंकि 1906 से ऑनवर्ड्स कोई पूरे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इतनी मेजॉरिटी बड़ी हुकूमत तो कभी नहीं बनी, कि 11 में से 8-9 सूबों में हुकूमत बन गई। और प्लस अब सूबे खुद मुख्तार थे। पहले तो चलो उन पे चेक एंड बैलेंस ब्रिटिश का भी था। तो हमारे लीडर्स तो ठीक कहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो खा जाएगी हमें। ये बात समझ आ रही जी? इस कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को इस तरह नहीं पढ़ना कि हमारी मस्जिदों में ये गोश्त फेंक देते थे, मुर्दार जानवर फेंक देते थे, हमें अजान नहीं देने देते थे, हमें नमाज नहीं पढ़ने देते थे। इसको मजहबी मसला नहीं बनाना, ये सियासी मसला। सही। अब क्योंकि इस प्रिटेक्स्ट में रहते हुए चलना हमने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या समझती है, तो जो इनकी एक्टिविटीज हुई हैं,
वो जरा थोड़ी सी देख लेते हैं, जिससे वाज़ह साबित होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी और पार्टी को, किसी भी और ग्रुप को वो समझती थी कि ये हमारी अजीम आज़ादी लेने की राह में रुकावट है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कोई सिखों की पार्टी हो, चाहे वो कोई भी और पार्टी, ये रुकावट है हमारे रास्ते की। ठीक है, समझ आती है? तो देखते हैं जी कि इन्होंने क्या एक्टिविटीज ऐसी की कि जिसकी वजह से मुसलमानों में ये रियलाइजेशन डेवलप होनी शुरू हो गई, जो 1906 से मुस्लिम लीडरशिप बना रही थी। मसलन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा जी सारे सूबों में एक जैसा एजुकेशनल स्कीम, आज आप उसको कहें सिंगल नेशनल करिकुलम, उस वक्त का सिंगल नेशनल करिकुलम, ताकि एक कौम बनाई जा सके। सही जी। इसके लिए बड़ी मशहूर उस वक्त की स्कीम है जिसको कहते हैं वारदा स्कीम, वारदा एजुकेशनल स्कीम। पूरे इंडिया में एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाए। अच्छी बात, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एतराज ये था कि इस सिलेबस में हमारे प्रॉफिट और हमारी जो मुस्लिम जो आप कह लें कि हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं, उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, नो एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो हिंदू पर्सनालिटीज हैं और हिंदू रिलीजन के साथ जुड़े हुए जो गॉड और गॉडेस वगैरह हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तो ये सिलेबस कोई इक्वालिटी की बुनियाद पे नहीं डेवलप हो रहा जी, ये इसमें हिंदू टेंडेंसी ज्यादा नजर आ रही। प्लस टेक्निकल पॉइंट ये है कि प्रोविंसेस, हर प्रोविंस अलग अलग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस तीसरे प्रोविंस पर अपनी बात कैसे लागू कर सकती है? प्रोविंसेस की तो ऑटोनॉमी, हर प्रोविंस अपनी मर्जी और मंशा के साथ चले। दूसरा बड़ा इशू, अब देखें जी, कई जगहों पर बहुत ज्यादा जो है वो अंडर आप कह लें कि प्रिविलेज्ड एरियाज मौजूद थे, जहां डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल नाम की नहीं थी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना होने के बराबर था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ये समझती थी कि एजुकेशन तो बुनियादी हक है, एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए। अब एजुकेशन को खास तौर पर बिहार और सीपी, ये बहुत बैकवर्ड सूबे थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। सो जब तक स्कूल प्रॉपर नहीं बनते, उनकी बिल्डिंग्स नहीं बनती, तो इन दो सूबों के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई जिसको कहते हैं विद्या, विद्या मतलब तालीम, मंदिर स्कीम। ये जी मंदिरों को ताले लगे होते हैं, मंदिरों को इस्तेमाल करो एजुकेशन के पर्पज के लिए, मखसूस औकात में मंदिर बन जाएं स्कूल। अब इस पर फिर मुस्लिम्स की तरफ से काफी ज्यादा रिजेंटमेंट्स कि हमारे बच्चों को भी मंदिरों में जाएंगे, वो मंदिरों में ही फिर गांधी की जो है वो पुतले भी लगाए गए कि उनको जनाब प्रणाम करें, यानी कि हम अगर अपने बच्चों को मंदिरों में भेजेंगे तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हिंदू आइडियल्स को फॉलो करेंगे। तो ये हमारा कंसर्न है। समझ आ रही जी? हमें बैत वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के पर्सपेक्टिव को भी देखना और मुसलमानों के फियर को भी देखना। हमें इस बात में बड़ा रैशनल अप्रोच के साथ चलना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया नहीं करना चाहती थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विजन था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ओवरऑल मुस्लिम्स
इनकी आइडेंटिटी, जो इकबाल कहता है ना, आइडेंटिटी, शनाख्त, वो खतरे में डाल रहा। सो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमने कोई वो विलन के तौर पर नहीं देखना, हमने उसको एक सियासी पार्टी का एक विजन के तौर पर देखना कि उसका विजन ठीक है जो भी था, लेकिन उससे हमें एतराज था। फिर इसी तरह आपको याद होगा कि 1919 से जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो बनना शुरू हो गई थी, गो के ऑटोनॉमी नहीं थी, लेकिन सूबाई हुकूमतें तो 1919 के एक्ट से बनना शुरू हो गई थी। और जहां पर खास तौर पर मुस्लिम गवर्नमेंट्स बनी, जैसा कि पंजाब, जैसा कि बंगाल, कि हुकूमत मुसलमानों की बनी। अब वो मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत बनी इन दो सूबों में 1919 से ऑनवर्ड्स, सियासी जमात कोई भी हो। तो बात यह है कि भाई यहां पर तालीमी इदारों में कोटा मिलना शुरू हो गया था, जॉब्स में मुसलमानों को कोटा मिलना शुरू हो गया था। कोटा सिस्टम तो आज आपको अच्छी तरह पता कि कोटा सिस्टम क्या होता है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आके ये कहा कि तमाम सूबों में नो कोटा, कोई कोटा नहीं होगा जी, हम रिजेक्ट करते हैं किसी भी कोटा को, ओपन मेरिट, जो काबिल है वो इम्तिहान दे, जो मेरिट पे हैं वो ही उनकी एडमिशन होगी। समझ आ रही है जी। अब आज अगर आप एज्यूम कर लें कि सीएसएस में सारा ओपन मेरिट हो जाए तो सारी सीटें तो पंजाब खा जाएगा। अब अगर इसको मेरिट के लिहाज से देखें तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि जी जो काबिल है, जो ज्यादा मार्क्स लेके ऊपर आ रहे हैं, उन्हीं को सीएसएस पास होना चाहिए। अब एक बंदा जनाब 147th पोजीशन पे है, पंजाब का है, लेकिन ये एलोकेशन नहीं हो सकती क्योंकि कोटा में इसका हिस्सा नहीं बनता, लेकिन कोई 265वें नंबर पे है और सिंध अर्बन से है या एजेके से है, उसका सीएसएस हो जाता है, उसको ग्रुप भी मिल जाता है। तो ये क्या बात है जी, जो काबिल है, जो मेहनती है, उसको मिले ना जी। तो काबिलियत के लिहाज से तो ओपन मेरिट बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन काबिलियत सब में इक्वालिटी नहीं लेके आ सकती। काबिलियत की बुनियाद पर इक्वालिटी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कहीं पे तालीमी निजाम बेहतर होता है, कहीं पे नहीं बेहतर होता। तो जिनको तालीमी निजाम बेहतर मिलता है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनको तालीमी निजाम बेहतर नहीं मिलता वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। सो कोटा सिस्टम से जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं, जो ज्यादा डेवलप्ड एरियाज के लोग नहीं होते हैं, उनको इक्वालिटी मिल जाती है, उनकी शिरकत निजाम में इंश्योर हो जाती है। कोटा की खूबसूरती है। लेकिन अगर कोटा नहीं होगा तो एक मखसूस आबादी या एक मखसूस सूबा वही तमाम जॉब्स पे, तमाम एजुकेशनल फील्ड्स में, हर जगह पे वही डोमिनेट कर जाएंगे, जिससे फिर जो आपकी कम आबादी वाले इलाके या छोटे सूबे हैं उनमें फिर और ज्यादा नफरत फैलेगी। सो एक कौम के इत्तेहाद के लिए कोटा बड़ी ज्यादा जरूरी है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको समझ नहीं पाई एट दैट टाइम कि जी ओपन मेरिट हो। इंसाफ यही है कि जो काबिल हैं वही जॉब्स में। तो रिजल्टेंटली 1937 से 39 में ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि सिख एंड अदर माइनॉरिटीज, इनके लिए जॉब्स का हसूल मुश्किल हो गया। इनके लिए कोटा पर मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन का हसूल मुश्किल हो गया। समझ आ रही जी। जुल्म असल में ये हुए हैं,
जुल्म ये नहीं है कि हमारी मस्जिदों में जनाब वो सुअर का गोश्त फेंक देते थे, हमें नमाज नहीं पढ़ने देते थे, हमें रोजा नहीं रखने देते थे, ऐसा कुछ नहीं, मजहबी तौर पर कुछ भी नहीं। ये किससे कहानियां सारी, हाँ कुछ मखसूस लोग कर लें तो वो सबकी नुमाइंदगी नहीं होती। ना मुसलमानों की तरफ से अगर कोई मंदिरों पे हमला कर दे या आपको हिंदुओं की तरफ से मंदिरों पे हमला हो जाए, असल तो ये वो जुल्म है। जब ये जुल्म होते जाएं तो एक खास आबादी उसकी डोमिनेशन बननी शुरू हो जाती है, वो डोमिनेट करना शुरू, जब वो डोमिनेट कर लेती है तब फिर वो आपकी फिर मजहबी आजादी और बाकी चीजों को तब छेड़ती है। और मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग इस टाइम इन 2 सालों में इन चीजों को देख के ये रियलाइज कर गई कि ये तो प्रॉब्लम है। फिर कई और छोटी मोटी चीजें जी, अच्छा जी एक झंडा होगा जी, ट्राई कलर, एक झंडा, पूरे इंडिया का एक झंडा होगा। अब ये सूबा तो नहीं फैसला कर सकता, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला होगा, फेडरल गवर्नमेंट तो इंडिया में थी नहीं, लेकिन एक अवामुन नास में ये चीज राइज हो गई कि हाँ जी ट्राई कलर का झंडा होना चाहिए। असल में ये सारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम फसादात भी हुए। समझ आ रही जी? लेकिन कांग्रेस का यह ख्याल था कि हम सब एक इंडियंस हैं, एक कौम है, मजहब की बुनियाद पर डिवीजन्स नहीं होनी चाहिए, मजहब जाती फेल है, कौम एक है। कांग्रेस का अपना मौकफ था। इन 2 सालों में मुस्लिम लीग ने फिर इसको बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया, बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। एक को कहते हैं पीरपुर रिपोर्ट और दूसरी को कहते हैं शरीफ रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट्स। शरीफ रिपोर्ट सिर्फ बिहार के लिए और पीरपुर रिपोर्ट अदर प्रोविंसेस के लिए। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि बिहार में कितनी ज्यादा इश्यूज मुसलमानों के लिए डेवलप हुए, नौकरियों के, तालीम के, बाकी एस्पेक्ट्स। सो ये इश्यूज थे। इन तमाम ने जो इनका इम्पैक्ट आया, सिर्फ 2 इयर्स हैं, इनका जो इम्पैक्ट आया, उससे पहले जरा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जरा इसको देख लें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैंड कहां करती है। 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस की जो सीट्स हैं मिला के, कई जगहों पे कम, कई जगहों पे ज्यादा लिखी हुई है, लेकिन जो ज्यादा ऑथेंटिक है वो 496 है जी। 496 मुस्लिम सीट्स, मुस्लिम कोटा था ना जी, तो मुस्लिम कोटा में 496 सीट्स, 496 सीट्स। तो ये जो 496 सीट्स थी 11 सूबों में, पंजाब में 86, बंगाल में 119, फिर 36, फिर 34 एंड सो, सबका टोटल 496, 11 सूबों में जो मुसलमानों की सीट्स थी। इन 496 सीट्स में से 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिर्फ 108 सीटें जीती आउट ऑफ दीज 496। यानी मुस्लिम लीग तो 25% सीट्स भी नहीं जीत सकी अपनी मुसलमान कोटा में से। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न। तो मुस्लिम लीग ये इलेक्शन हारी कैसे? हारी इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स है ना, वो हाईली लीगल पॉलिटिक्स है। इन्होंने हमेशा लीगल, कानूनी पॉलिटिक्स की है। इन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स,
कभी नहीं की, अवाम की सियासत कभी नहीं की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1937 तक। लीगल पॉलिटिक्स की है, आइन और कानून के दायराकार में रहते हुए इनके जो टेक्स्ट हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो कितने टेक्निकल हैं अगर आप ओरिजिनल एग्रीमेंट्स पढ़ें तो। ये तो आईनी कानूनी बात करते थे हमेशा, अवाम में ये कभी पॉपुलर नहीं थे। कुछ 1919 का जो खिलाफत मूवमेंट थी, 1919 से 1922 तक की चलने वाली खिलाफत मूवमेंट, इस खिलाफत मूवमेंट में भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एज अ पार्टी शिरकत नहीं की। तो आम मुसलमान के अंदर भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लेके कोई अच्छी वाइब्स नहीं थी ज्यादातर, कि ये तो हमारे खिलाफत के एजेंडा पे इकट्ठे नहीं हुए। ठीक है जी, सही है जी। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिर्फ 108 एज अ सियासी जमात सिर्फ 108 सीटें जीत सकी 496 में से। सवाल ही पैदा होता है कि 496 में से जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो कितनी बनेंगी? 3, तकरीबन 386 या जितनी भी, हाँ, या 388, ये सीट्स किसकी हैं? हेलो, वालेकुम सलाम। मैं क्लास ही चाहे मैं को 20 मिनट बाद कॉल करा। ओके। ये कौन जीता भाई? ये भी मुस्लिम्स ही थे, मुसलमान ही थे, क्योंकि सीटें मुसलमानों की है ना, ये भी मुसलमान ही थे, लेकिन ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर मुस्लिम्स नहीं थे। ये मुख्तलिफ और पार्टीज के आजाद उम्मीदवार, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी तो मुसलमान वोटर थे ना जी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही समझते थे कि यही अच्छी पार्टी है। सही है जी। प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में जो एक मुख्तलिफ मुस्लिम धड़ों में कोलिशन बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाया। खुद इकबाल पे बहुत बड़ा इसका सदमा हुआ इकबाल को। मसलन पंजाब जो है, पंजाब में 86 सीट्स थी मुसलमानों की, और इनमें से सिर्फ 2 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती, यानी बाकी 84 भी मुस्लिम ही जीते 175 की टोटल असेंबली में, लेकिन ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले नहीं थे। हालांकि पंजाब के कैपिटल लाहौर में बैठ के अलामा इकबाल की सारी सियासत, पंजाब की सियासत है उनकी, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स तो कभी नहीं उन्होंने की, पंजाब की सियासत में बड़े इन थे, और उसमें भी लाहौर की सियासत। 2 सीटें बस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती, और उनमें से भी एक लोटा हो गया। उस वक्त तो लोटे होना आसान था, उस वक्त में कोई पाबंदी नहीं थी। लो जी, अब 1937 से 39 में जो कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, उसका पहला इंपैक्ट तो ये हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बनना शुरू हो गई, कि यार इनके लीडर ठीक कहते थे, कानूनी बातें तो करते थे लेकिन इनके लीडर ठीक कहते थे। फिर जितने भी प्रोविंसेस में मुस्लिम लीडरशिप थी, सूबाई सतह की जो लीडरशिप थी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को नहीं अच्छा समझती थी, ये भी जिना के साथ मिलना शुरू हो गए, ज्वाइन हैंड करना शुरू हो गए कि यार ये ठीक कहता था बंदा। जिना की पॉपुलैरिटी बनना शुरू हुई, कि जिस नजर से जिना इंडिया को देखता था वो ठीक देखता था। सही है जी। एक मुस्लिम नेशनलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ, मुस्लिम नेशनलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ। सही है जी, जो इससे पहले कभी डेवलप नहीं हुआ। मुस्लिम नेशनलिज्म, मुस्लिम उम्मा का तस्वुर, तो उम्मत के लिए तो खिलाफत मूवमेंट में भी लड़ते रहे हैं ना, लेकिन हिंदुस्तान में हम एक अलग कौम है। यानी जो इकबाल ने 1930 में कहा मुस्लिम कौमियत को लेके, उसका
प्रैक्टिकल होना अब हमें नजर आना शुरू हो गया। सही है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंटालिटी एक्सपोज हो गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो एक कौम का जज्बा है, बस हमने एक कौम बनानी है, हमने आजादी हासिल करनी है, उसके बाद हम देख लेंगे जिसका मुसलमानों का क्या मसला, सिखों का क्या मसला, अभी सब इकट्ठे हो जाओ। सो यही वो टाइम कि जब अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन करना शुरू किया स्लोली एंड ग्रेजुअली, और 2 महीने के टाइम दिसंबर 1939 तक बारी बारी इन्होंने रिजाइन किए। तो इस डेवलपमेंट के ठीक 3 महीने बाद लाहौर रेजोल्यूशन हो गई कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। सही जी। कांग्रेस ने रिजाइन क्यों किया, ये हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के और जो सीएसएस के सिलेबस इससे रिलेटेड ये कोई 20 नंबर का सवाल नहीं डेवलप होता। ये अगर हाँ इंडिया में आप हो तो वहां पे हो सकता है कि जी क्या रीजंस थे कि इन्होंने रिजाइन क्यों किया, तो उसमें डिटेल में जाया जा सकता है। हमारे पर्सपेक्टिव में ये कोई 20 नंबर का सवाल नहीं बनता, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लेवल पे पूछ सकते हैं, क्योंकि सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और ब्रिटिश ने इंडिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और कांग्रेस वाज ओवर द इंप्रेशन कि भाई हम मेजॉरिटी पार्टी हैं, हमारे से मशवरा करे ब्रिटिश। ब्रिटिश कहते थे भाई तुम सूबों में हुकूमतें करते हो, फेडरल गवर्नमेंट में होते तो तुमसे मशवरा करते, फेडरल तो कोई गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, फेडरल में तो हम ही इंचार्ज हैं, तो तुम सूबों में हो तो सूबों तक करो, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के मैटर्स में मुदाखलत ना करो। तो इस प्रिटेक्स्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजाइन करना शुरू कर दिया कि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल क्यों कर रही है ब्रिटिश, हमारे से पूछ के करें, हम मेजॉरिटी पार्टी। क्या हुआ सेंटर का इलेक्शन, हमने हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ, ब्रिटिश की गलतियों की वजह से नहीं हो रहा, ब्रिटिश मनाए सबको तो फेडरल का भी इलेक्शन हो जाएगा। सो जी ये एस्पेक्ट है कि जो इस कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को हमने पॉलिटिकली और खालिसतन पॉलिटिकली एक उसको देखना, और इसकी जो इम्प्लीकेशन है मुसलमानों पर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना, इसको कोई मजहबी मैटर नहीं बना लेना, खाली सियासी मैटर है। अब ऐसा है जी कि कल की क्लास में हम लाहौर रेजोल्यूशन प्लस थोड़ी बहुत और डेवलपमेंट्स, और फिर परसों की क्लास में 1947 तक की डेवलपमेंट्स उनको देखेंगे, और नेक्स्ट वीक से फिर हमारा पोस्ट पार्टीशन शुरू हो जाएगा। पोस्ट पार्टीशन में कोई इतनी बड़ी देर नहीं लगती है जितनी अभी तक के फेज में जो है वो लगी है। हम पोस्ट पार्टीशन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद 12 के करीब जो इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक इश्यूज हैं पाकिस्तान के की इश्यूज उन पे मैं बात करूंगा, और एक आपको जो है वो पूरा फॉरेन पॉलिसी का फ्रेमवर्क और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो की रिलेशंस हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ उन पे, ये रिमेनिंग हमारा पोर्शन। आई एम वेरी होपफुल कि हम इसको जो है वो मे बी 3 to 4 वीक्स में इसको हम खत्म जो है वो कर लेंगे। अगले हफ्ते सेम टाइम में इसी टाइम में नया सेशन मैंने अनाउंस किया, तो वो यहाँ से ही आपके साथ शुरू होंगे, वो ये पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वो फ्रीडम मूवमेंट वाला पढ़ेंगे। तो वो यू नो नीड टू वरी, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जी ये क्या है, तो वो सेम टाइम में आपके साथ जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। काफी स्टूडेंट्स दूसरी बात मुझे ना नोट्स बना बना के भेज रहे हैं, ऊपर लिखते हैं शिमला डेपुटेशन और उसकी पूरी नोट्स बना के मुझे भेज देते हैं, ऊपर लिखते हैं आलाबाद एड्रेस, और मेरा ही लेक्चर और प्लस किताबों से चीज पूरा नोट्स बना के मुझे भेज दें, सर जी चेक कर दें। बेटा मैं ये चीजें चेक नहीं करता, मुझे क्वेश्चन पास्ट पेपर का लिख के और उस क्वेश्चन का जवाब, ऊपर सवाल लिखा और उसका जवाब भेजें। नोट्स भेज के उस्ताद को क्या करना आपने,
सवाल मेरे से चेक करवाएं कि मैंने ये सवाल लिखा है। पेपर में आपने नोट्स नहीं छापने, पेपर में आपने सवाल छापना है, अपना सवाल का जवाब लिखना। सो काइंडली ये नोट्स वगैरह और इस तरह की चीजें मुझे ना भेजें, जवाब भेजें। सवाल लिखिए ऊपर, नीचे उसका जवाब लिखें, उस पर मैं आपको कमेंट करूंगा कि भाई आपका जवाब ठीक है या नहीं ठीक है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। सो बराए मेहरबानी ये नोट्स फॉर्म में तो ना करें। मैंने ये कब कहा है मोहम्मद अली साहब के नोट्स ना बनाएं? मेरी तरफ से आप जो मर्जी बनाएं या करवाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सवाल का जवाब भेजें बस। पेपर में आपने सवाल का जवाब लिखना है, तो सवाल के जवाब की प्रैक्टिस उस्ताद से चेक करवाएं। वो मेरे लेक्चर मुझे नोट्स बना के भेज देते हैं, आपके साथ इसको चेक कर लिया, मैं अपने नोट्स को गलत कर दूं? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। किताबों से देख के या मेरे लेक्चर्स को सामने रख के आपने नोट्स बना के रख लिए, ठीक है, गुड फॉर यू, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे तो सवाल का जवाब चेक कराएं। क्योंकि अगर आपको सवाल का जवाब लिखना नहीं आता तो नोट्स जितने मर्जी बना लें आप, उसका तो कोई फायदा नहीं। सो ये गुजारिश है। काफी स्टूडेंट्स ने ईद की छुट्टियों में माशाल्लाह बड़े काम किए, लेकिन सब ने मुझे नोट्स ही भेजे कि जी ये चेक कर, तो वो मैं नहीं चेक करता। मुझे सवाल चाहिए कि आपने पेपर में सवाल का जवाब कैसे लिखना है। ये पाक फेयर में या इस तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, उनमें तो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं करंट अफेयर्स में आता हूँ तो मैं बजाते खुद वहां पर टॉपिक का सवाल बना के उसका जवाब तैयार करवा रहा होता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को वहां पे जवाब लिखना है, सवाल नहीं लिखना, वो नहीं लिखना है, नोट्स नहीं छापने हैं। तो वो अपना भी टाइम ना जाया करें। नोट्स आपने बनाए हैं, बिस्मिल्लाह रखें अपने पास, मुझे सिर्फ सवाल चेक कराएं। 2 4 5 दफा आप सवाल गलत करेंगे, पूरे का पूरा हो सकता है मैं आपका जवाब गलत कर दूं, हो सकता है पूरा पूरा जवाब आपका गलत कर दूं, लेकिन उससे आप सीखेंगे फिर कि अच्छा अगर ये जवाब गलत है तो ठीक क्या है, वो भी तो ज़ाहिर है फिर मैंने बताना है। तो उससे आप 10 से 15 सवाल अगर आप चेक करवा लेना अपने, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई सवाल का जवाब में मैंने करना क्या था, मैंने क्या किया और असल में करना क्या था। वो वन टाइम ही मेहनत है, उसके बाद बंदे को, एक अक्लमंद आदमी को इशारा मिल जाता है कि अच्छा अच्छा ये इशू है, मुझे कैसे अपने आप को बेहतर करना है। ठीक है जी, मैं आपके साथ शेयर कर दूं।